हजारों सालों से इंसान ने एक बात को सच मान लिया है कि गरीबी हमेशा रहेगी। अमीर और गरीब का यह फासला कभी नहीं मिट सकता। हमें लगता है कि दुनिया के कुछ देश सिर्फ अपनी खराब किस्मत, भूगोल या लोगों के आलस्य के कारण हमेशा गरीब बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धरती से अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमेशा के लिए मिटाना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान और साधन भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब द एंड ऑफ पॉवर्टी में यही दावा किया है। जेफरी कोई आम थ्योरिस्ट नहीं है, वे संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार रहे हैं और उन्होंने बोलिविया, पोलैंड, रूस और अफ्रीका के कई देशों को बड़े आर्थिक संकटों से बाहर निकालने में मदद की है। इस किताब में उन्होंने एक डॉक्टर की तरह गरीबी का इलाज बताया है। उन्होंने समझाया है कि कैसे सही निवेश, वैश्विक सहयोग और एक सटीक रणनीति के जरिए हम अपने ही जीवन काल में दुनिया के सबसे गरीब इंसान को भी सम्मानजनक जिंदगी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों, गरीबी की सीढ़ी के सिद्धांत और लेखक के उस एक्शन प्लान को समझेंगे जो दुनिया का चेहरा बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखने के नजरिए को बदल देगी। लेखक अपनी किताब में सबसे पहले यह साफ करते हैं कि गरीबी के स्तर को समझना होगा। वे गरीबी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी। यह वह स्थिति है जहां एक व्यक्ति समाज के बाकी लोगों की तुलना में गरीब है। जैसे अमेरिका में किसी के पास कार न होना उसे वहां गरीब बना सकता है, लेकिन वह भूखा नहीं मर रहा। दूसरा, मध्यम गरीबी यानी मॉडरेट पॉवर्टी। यहाँ लोग अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और कपड़ा तो जुटा लेते हैं, लेकिन वे एक सुरक्षित भविष्य, उच्च शिक्षा या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं खरीद पाते। वे बस किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। तीसरा, अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। यहाँ इंसान का हर दिन सिर्फ जिंदा रहने का संघर्ष है। उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, भरपेट भोजन नहीं है और एक छोटी सी बीमारी भी पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल सकती है। लेखक का पूरा ध्यान इसी अत्यधिक गरीबी को खत्म करने पर है। लेखक कहते हैं कि आर्थिक विकास एक सीढ़ी की तरह है। एक बार जब कोई देश या व्यक्ति किसी सीढ़ी के पहले डंडे पर पैर रख देता है तो वह अपने आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। बाजार की ताकतें, व्यापार और तकनीक उसे ऊपर ले जाती है, लेकिन दुनिया के लगभग 1 अरब लोग आज भी इस स्थिति में हैं कि वे इस सीढ़ी के पहले डंडे को छू भी नहीं पा रहे हैं। वे जमीन पर गिरे हुए हैं और उन्हें पहला कदम बढ़ाने के लिए बाहर से एक धक्के यानी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि ये लोग सीढ़ी के पहले डंडे पर क्यों नहीं चढ़ पाते? क्या ये मेहनत नहीं करते? लेखक जेफरी कहते हैं कि इसका कारण है द पॉवर्टी ट्रैप यानी गरीबी का जाल। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गरीब किसान है, वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके पास जो भी अनाज उगता है वह सारा का सारा उसका परिवार खा जाता है। उसके पास बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं बचता। क्योंकि कुछ बचा नहीं, इसलिए उसके पास कोई बचत नहीं है। बचत नहीं है तो वह अगले साल के लिए अच्छा बीज, खाद या ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, यानी निवेश नहीं होगा। तो अगले साल भी उसकी पैदावार उतनी ही कम रहेगी, यानी वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसी जगह खड़ा रहेगा जहां वह पिछले साल था। इसे कहते हैं जमीन में पूंजी की कमी। लेखक बताते हैं
कि इस जाल के पीछे मुख्य रूप से 6 तरह की कमियां होती हैं। पहली, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। जब लोग बीमार और कुपोषित होते हैं तो वे ठीक से काम नहीं कर पाते। दूसरी, व्यापारिक पूंजी यानी बिजनेस कैपिटल, मशीनों और आधुनिक टूल्स की कमी। तीसरी, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बिजली, साफ पानी और इंटरनेट का ना होना, जिससे गांव का सामान शहर तक नहीं पहुंच पाता। चौथी, प्राकृतिक पूंजी यानी नेचुरल कैपिटल, जमीन का बंजर होना या पर्यावरण का खराब होना। पांचवी, सार्वजनिक संस्थागत पूंजी यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, कानून व्यवस्था और अच्छी सरकारों की कमी। छठी, ज्ञान पूंजी यानी नॉलेज कैपिटल, नई तकनीक और शिक्षा का अभाव। जब ये सभी कमियां एक साथ मिलती हैं तो गरीब देश चाहकर भी अपने दम पर बाहर नहीं निकल पाते। वे गरीबी के जाल में सड़ते रहते हैं। इस किताब का सबसे अनोखा विचार है क्लिनिकल इकोनॉमिक्स। लेखक कहते हैं कि पारंपरिक अर्थशास्त्री सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे दुनिया के हर गरीब देश को एक ही चश्मे से देखते हैं। वे सोचते हैं कि जो फार्मूला अमेरिका, यूरोप में काम कर गया वही अफ्रीका या एशिया के गांव में भी काम कर जाएगा। वे हर देश को एक ही सलाह देते हैं, अपनी मार्केट खोल दो, करप्शन कम करो और प्राइवेटाइजेशन करो। लेखक कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर अस्पताल में आने वाले हर मरीज को एक ही दवा दे दे, उसे चाहे पेट दर्द हो, मलेरिया हो या फ्रैक्चर हो। लेखक के मुताबिक एक अच्छे अर्थशास्त्री को डॉक्टर की तरह हर देश की केस स्टडी करनी चाहिए। जब वे बोलिविया गए तो वहाँ की समस्या अत्यधिक महंगाई थी। उन्होंने वहाँ के बजट को ठीक करने का नुस्खा दिया और वह सफल रहा। जब वे पोलैंड गए तो वहाँ कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में बदलने का संकट था। उन्होंने वहाँ शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वे अफ्रीका के देशों में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मुख्य समस्या करप्शन नहीं बल्कि मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियाँ थीं, जिसने पूरी वर्कफोर्स को खत्म कर दिया था। वहाँ की समस्या सूबा सहारन अफ्रीका का भूगोल था, जहाँ बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो रही थी। लेखक ने साबित किया कि अफ्रीका को भाषण की नहीं बल्कि मच्छरों से बचने वाली मॉस्किटो नेट्स की आवश्यकता है। मुफ्त दवाओं और खाद की जरूरत थी, यानी इलाज बीमारी देखकर होना चाहिए, ना कि थ्योरी देखकर। तो अब समाधान क्या है? लेखक ने इस किताब में एक बहुत ही बोल्ड और व्यवहारिक कैलकुलेशन दी है। वे कहते हैं कि अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के लिए अमीर देशों को अपनी जेब से बहुत छोटी सी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने गणना की कि अगर दुनिया के सबसे अमीर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान अपनी कुल जीडीपी का सिर्फ 0.7% हिस्सा विदेशी सहायता के रूप में गरीब देशों को देना शुरू कर दें, तो अगले 20 सालों में दुनिया से अत्यधिक गरीबी का नामो निशान मिटाया जा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल सीधे उन 5 बुनियादी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो किसी भी समाज को सीढ़ी के पहले डंडे पर खड़ा कर सके। लेखक उन आलोचकों को भी जवाब देते हैं जो कहते हैं कि विदेशी सहायता बेकार जाती है क्योंकि गरीब देशों के नेता भ्रष्ट होते हैं और वे सारा पैसा खा जाते हैं। वे कहते हैं कि पैसा सीधे नेताओं के बैंक खाते में नहीं देना, सहायता को प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर मालावी के गांवों में कुएं खोद रहे हैं तो सीधे कुएं खोदने वाली कंपनियों को भुगतान किया जाए और उसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो। जब आप सीधे बुनियादी ढांचे पर विशेष निवेश करते हैं तो करप्शन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, द एंड ऑफ पॉवर्टी में हमें यह विश्वास दिलाती है कि गरीबी कोई ईश्वरीय अभिशाप नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे सही विज्ञान, सही अर्थशास्त्र और थोड़े से वैश्विक भाईचारे से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इस किताब से हमें 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। गरीबी एक दुष्चक्र है। गरीब अपनी मर्जी से गरीब नहीं रहता,
वह एक ऐसे जाल में फंसा है जिससे बाहर निकलने के लिए उसे एक शुरुआती बाहरी मदद की ज़रूरत है। सटीक निदान यानी एक्यूरेट डायग्नोसिस। किसी भी देश या समाज की समस्या को समझे बिना उस पर बाहरी नीतियों नहीं थोपी जानी चाहिए। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, एक ऐसी दुनिया जहां मुट्ठी भर अरबपति अंतरिक्ष की सैर कर रहे हो, वहां करोड़ों बच्चे का सिर्फ इलाज और साफ पानी न मिलने के कारण मर जाना पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। हमारे पास साधन है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हम सब मिलकर इस सोच को फैलाएं और हमारी सरकारें सही दिशा में कदम उठाएं, तो हम वह आखिरी पीढ़ी बन सकते हैं जो दुनिया में अत्यधिक गरीबी को इतिहास के पन्नों में सिमटते हुए देखेगी। क्या आपको भी लगता है कि अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दुनिया को बदलने वाली किताबों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, दुनिया को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।